अब हमने देखना है कि इंटीग्रेशन कैसे होगी इन मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि ये हमारे पास मॉड्यूल है कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल। अब कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास तीनों बेसिक सब्जेक्ट्स होंगे। एनाटॉमी होगी, कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो का मतलब है हार्ट, वैस्कुलर का मतलब है वेसल्स। तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है एक, इसकी हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। फिर एनाटॉमी के अंदर डिफरेंट होती हैं, तो मतलब हम इसे ग्रोथ पढ़ेंगे, उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे हार्ट के वेसल्स की। इसके अलावा हम उसकी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, कैसे डेवलपमेंट होती है हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, हार्ट की, ब्लड वेसल्स की। ठीक है, इसके एनाटॉमी होगी। फिर हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, हार्ट कैसे वर्क करता है, क्या मैकेनिज़म्स होते हैं, वेसल्स की रेगुलेशन, ब्लड फ्लो की रेगुलेशन, क्या मैकेनिज्म होते हैं, वो सारा कुछ डिटेल उसकी। फिर बायोकेमिस्ट्री में उससे रिलेटेड चीज़ें कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, और फैटी एसिड, फैट्स, और मतलब वो टॉपिक्स बायोकेमिस्ट्री इवन तो उतनी अच्छी इंटीग्रेटेड नहीं है हॉरिजॉन्टली, क्योंकि उसका बिल्कुल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ज़्यादा अच्छी इंटीग्रेशन होती है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री ज़रा फ़र्क ही रहती है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में ऐसे टॉपिक्स हैं वाइटामिन, मिनरल्स, जो डायरेक्टली किसी एक सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तो वो जो है ना इतनी, लेकिन उसमें भी डिजीज़ेस सर्टन ऐसी आ जाती हैं जो कि उस सर्टन मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट कर रही होती है, स्पेसिफिक डिजीज़ को ज़रूर ऐड करते हैं। फिर इसके साथ तीनों हमारे मेजर्स हो गए। फिर माइनर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की पैथोलॉजी आ जाएगी। पैथोलॉजी क्या होगी, एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। इससे अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ाएंगे, उसकी डिटेल पढ़ाएंगे, इस तरह की डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो पढ़ाएंगे। फिर फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ाएंगे, ड्रग्स। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे, कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, डिफरेंट ड्रग्स जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ वो आपको पढ़ाएंगे। एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। फिर जो हमारे पास कम्युनिटी मेडिसिन आ जाएगी। कम्युनिटी मेडिसिन में क्या है, हार्ट की डिजीज़, कौन सी मेन डिजीज़ होती है, हाइपरटेंशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर, तो वो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं कम्युनिटी में, उसको कैसे कम किया जाए, उससे रिलेटेड और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के मुतालिक आप पढ़ोगे। ठीक है, उनके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कैसे प्रिवेंट करना। और बिहेवियरल साइंसेस में कि ऐसे आप पढ़ोगे कि एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया, अब उसको क्या डिप्रेशन होगी, एंजाइटी होगी, उसकी क्या काउंसलिंग कर सकते हो आप, और किसी को कोई डिजीज़ है तो उसकी क्या काउंसलिंग कर सकते हो, ये चीज़ें। तो एक इंटीग्रेशन है कि आपने बेसिक्स में तो आपने सिर्फ उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ी थी, लेकिन अब इंटीग्रेशन ऐसे हुई है उसकी वजह से एक तो आप बेसिक्स को अच्छी तरह रिटेन कर पाते हो, क्योंकि आप ये देख लेते हो कि इसका असल मकसद क्या है। अब हमारा मकसद एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को मास्टर करना तो नहीं है, हमने उसमें मास्टर तो नहीं बनना। हमारा तो असल मकसद ये है कि हम उसके ज़रिए आगे पैथोलॉजी को समझ सकें, उसकी फार्माकोलॉजी को समझ सकें, और फिर पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी से नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, वो होगी मेडिसिन और सर्जरी, उसको समझ सकें। तो ये चीज़ जो है ना, एक तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में मदद करती है, और ओवरऑल आपको बिगर पिक्चर को देखने में कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं उसमें मदद करती है। ठीक है, और फिर आगे एग्ज़ाम में भी थोड़े बहुत इससे सवाल आते हैं इन माइनर टॉपिक से भी। इसके अलावा इंटीग्रेशन के अंदर अब और देखो पल्स है। ठीक है, इवन दो पल्स उसके साथ रिलेटेड नहीं होती, पल्स जो है अलग होती है। देखो, पल्स ओवरऑल है, पल्स किसी सिस्टम के साथ रिलेटेड नहीं होती। CFRC में स्टिल जो होते हैं प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे अगर कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल का है तो उसमें इस तरह की चीज़ें होंगी, जैसे पल्स, पल्स की क्या कहते, किसके साथ ताल्लुक है, कार्डियो, उसके साथ एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट, ये इनका ताल्लुक कार्डियोवैस्कुलर के साथ है। ठीक है, तो CFRC भी जो उस ब्लॉक का होगा वो भी इंटीग्रेटेड होगा। और बाकी चीज़ें तो कुरान इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज़ ये तो इंटीग्रेटेड नहीं होगी। अच्छा, कुरान इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज़ का ये है कि ये आपको ओवरऑल इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसका पेपर मेनली सेकेंड ईयर के एंड पे होगा, और इसमें आपने सिर्फ पास होना होता है, इसमें नंबर लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बस 55% आप नंबर लो, और इसके नंबर वैसे भी टोटल में ऐड नहीं होते। ये सिर्फ आपने पास होने के लिए सेकेंड ईयर के एंड पे पढ़नी है, लेकिन इसके लेक्चर आप भी ले लेना करना अटेंडेंस के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल सिस्टम है जो कि है ब्लॉक का सिस्टम है।
अब हम आ जाते हैं कि एक रिवीजन हमने कर लिया मेजर सब्जेक्ट्स की, एक माइनर सब्जेक्ट्स की। मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मेजर सब्जेक्ट्स हमारे ये 3 ही रहेंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि आपकी 99% जो टाइम है जो आपने स्टडी करनी है वो आपने इन्हीं सब्जेक्ट्स को ही करना है। इंटीग्रेशन के बाद भी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यही है, इनकी अटेंडेंस जो है वो तो कंपलसरी होती है। इसके अलावा इसके टेस्ट, वाइवास, MCQs वाइवास वगैरह होते रहते हैं नॉर्मली, क्योंकि हम इन 3 डिपार्टमेंट्स के अंडर होते हैं मेनली। अभी हम पैथोलॉजी के, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के डायरेक्टली अंडर नहीं आए, मतलब ना उन्होंने हमारी इंटरनल असेसमेंट बनानी है, ना हम उधर यूजुअली हम उनके पास जाते हैं। वो बस टीचर आते हैं और हमें लेक्चर देते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी इंटरनल असेसमेंट वगैरह नहीं बनानी होती, ठीक है। लेकिन जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री किसी भी अगर कोई आपका, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ये आपका टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, प्री मॉड्यूल एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, मॉड्यूल एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। इस तरह पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे जो माइनर्स हैं ये सिर्फ ब्लॉक एग्जाम जो प्रॉपर होता है उसमें होते हैं। इसके अलावा जो आपका एंड पे प्रूफ होगा उसमें ऑफ कोर्स होंगे, लेकिन इनके नॉर्मली टेस्ट वगैरह कोई नहीं होते। टेस्ट वाइवा तो वैसे होता ही नहीं है, लेकिन टेस्ट भी यूजुअली नहीं होते इनके। और ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स के आपको टेस्ट वाइवास हो रहे होते हैं और इनके पेपर में हर तरह की चीज़ें इनको आपने थोरली पढ़ना होता है। जैसे MCQs आएंगे, SCQs, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन जो 5 नंबर का सवाल होता है आपने अटैम्प्ट करना होता है। फिर OSP क्या होती है? ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब 2 वर्ड्स को फोकस करो, ऑब्जर्व्ड और स्ट्रक्चर्ड। ऑब्जर्व्ड का मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक टीचर बैठा होगा और उसका काम होगा उसने आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। उसमें सिर्फ यूजुअली वो सवाल भी पूछते हैं, लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जिन पर उन्होंने सवाल नहीं पूछने होते, जिन पर उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, तो इसलिए ऑब्जर्व। स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है कि इसके सवाल पहले से UHS की तरफ से स्ट्रक्चर्ड होके आते हैं, ये पहले से डिसाइडेड होते हैं, टीचर ऑन द स्पॉट नहीं सोच सकता कि मैंने ये पूछना है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। और आगे प्रैक्टिकल का मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब एक तो OSP होती है, इसके अलावा OSCE होती है, OSCE, वो होता है ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, ऑब्जर्व भी है, स्ट्रक्चर्ड भी है, और वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वो कहते हैं CFRC के प्रैक्टिकल। फिर होता है OSV, ऑब्जर्व स्ट्रक्चर्ड वाइवा एग्जामिनेशन, तो वो होता है वाइवा, ठीक है। तो ये होगा एग्जाम में। इसके अलावा हमारे पास होंगे प्रैक्टिकल्स और इसको हमने स्टडी करना है डेप्थ में। जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो ओवरऑल लेस इम्पोर्टेंट होंगे, इनकी अटेंडेंस भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इनके लेक्चर ज़रूर लेने हैं। और इनका सीन ये है कि आप लेक्चर अगर ले लोगे ना सिर्फ, तो आपको फिर बुक खोल के और उसको प्रॉपर्ली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टीचर तैयार करके, वो मेहनत करके टीचर आते हैं, तो आप बेहतर है कि आप लेक्चर भी ले लो, अटेंडेंस भी हो जाएगी, आप उस चीज़ को पढ़ भी लोगे और पेपर में वो आपके काम भी आ जाएगी। क्योंकि अगर आपका मेजर कवर ना हो, जैसे आपकी अपर लिम, लोअर लिम है सेकंड ब्लॉक में, तो आप अगर आप ये तो नहीं कर सकते कि सेकंड ब्लॉक में आप अपर लिम, लोअर लिम नहीं आ रही और आप उसको छोड़ के पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आपका तो मेन फोकस उस टाइम पे एनाटॉमी पे होगा। तो अगर आप टाइम टू टाइम ये लेक्चर ले लो और इनकी जो है ना कवर कर लो सब्जेक्ट को, तो एंड पे आपको फ़ायदा देगा। इसमें मेनली MCQs आते हैं, अब नए सिस्टम में SCQs और OSP भी आएगी, लेकिन एक और वो ब्लॉक पे डिपेंड करती है, बिहेवियरल की नहीं आएगी, बाकी तीनों की। उससे पहले वो आपने पर ब्लॉक देखना है कि क्या होगा, वो आपके सिलेबस में लिखा होता है। इसमें वाइवा और प्रैक्टिकल नहीं होते हैं और इसको हमने सिर्फ सुपरफिशियली स्टडी करना है। तो मेजर सब्जेक्ट्स हमारे पहले 2 सालों में ये 3 है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। आपने 99% मेहनत यहीं पे करनी है, रेफरेंस बुक्स इनकी खरीद के, और इनको आपने अच्छे से पढ़ना है। माइनर सब्जेक्ट्स जो हैं ये आप सिर्फ लेक्चर ले लो उससे भी अच्छी तरह हो जाते हैं, और इनको प्रॉपर बुक से पढ़ने की, रेफरेंस बुक से पढ़ने की अभी इतनी ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट है पल्स का हमारे पास एक स्टेशन होता है, हर प्रोफ में होता है, और इसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, सेल्फ बिल्डिंग चीज़ें होती हैं और पोर्टफोलियोज़ का बनाना होता है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। CFRC भी क्लिनिकल इसके एग्जामिनेशन होते हैं, और ये हर ब्लॉक के अंदर जो है ना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर एक स्टेशन इसका ज़रूर आता है। ये आपको प्रैक्टिकल में कराते हैं।
फिर कुरान इस्लामिक पाकिस्तान स्टडी ये सेकेंड ईयर के अंदर इसका पेपर होता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप डिवीजन देखो कि आपका फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने ओवरऑल 3 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड करना है। लाइक आपका 9 मंथ्स का अगर सेशन है तो उसमें 3 मंथ्स का ब्लॉक 1 होगा, 3 मंथ्स का ब्लॉक 2 होगा, 3 मंथ्स का ब्लॉक 3 होगा। और हर ब्लॉक के अंदर में मॉड्यूल है। ब्लॉक 1 के अंदर 2 मॉड्यूल है, फाउंडेशन, ठीक है, सेकेंड मॉड्यूल है हेमेटोक्रिटिकल लिम्फेटिक जो ब्लड मॉड्यूल होता है। ठीक है, 2 मॉड्यूल हो गए इसके। अब होगा ये कि पहले आप ज्वाइन किया, अब आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे, फिर आपका प्री मॉड्यूल टेस्ट होगा, फिर आपका फर्स्ट मॉड्यूल का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मॉड्यूल का एग्ज़ाम हो गया और फिर एंड पे आपका मॉड्यूल 2 का यूजुअली नहीं होता, ओवरऑल फिर ब्लॉक का एग्ज़ाम होगा। एक दफ़ा ब्लॉक का एग्ज़ाम हो गया, ये ब्लॉक ख़त्म हो गया, अब आप सेकंड ब्लॉक की तरफ बढ़ जाओगे। इस ब्लॉक की आप इंटरनल असेसमेंट उस टाइम पे तैयार करेंगे एग्ज़ाम के बाद, और वो इंटरनल असेसमेंट भेज दी जाएगी। उसके बाद आपको ये दोबारा कभी कोई नहीं पढ़ाएगा। ब्लॉक 1 ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, जब तक ब्लॉक के अंदर होते हैं ये हो सकता है कि मॉड्यूल 1 में मॉड्यूल 2 साथ साथ पढ़े, लेकिन एक दफ़ा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो गया फिर ये दोबारा कोई नहीं पढ़ाएगा। अब ब्लॉक 2 उसके अंदर एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल 3 मस्कुलोस्केलेटल। ठीक है, ब्लॉक 3 इसके अंदर 2 मॉड्यूल्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी। तो ये हमारे पास 3 मॉड्यूल है और इनके अंदर 3 ब्लॉक हैं, इनके अंदर 5 मॉड्यूल है। ओवरऑल 1050 मार्क्स हैं। ब्लॉक 1 के 350, ब्लॉक 2 के 350 और ब्लॉक 3 के 350 मार्क्स हैं। अच्छा, अब हर ब्लॉक पे 350 मार्क्स होंगे तो उसके अंदर इंटरनल असेसमेंट होगी 20% और यूएचएस प्रूफ का एग्ज़ाम होंगे 80%। ठीक है, 350 मार्क्स में 20% कितने बने, 70 मार्क्स, तो ये हमारे इंटरनल असेसमेंट में से काउंट होंगे। ठीक है, अब इसमें से आप देख लो किस किन की चीज़ों पर डिपेंड करता है। अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे है। टेस्ट के मार्क्स आप पास करोगे उसके बेसिस पे होगा मॉड्यूल और ब्लॉक एग्ज़ाम। ब्लॉक एग्ज़ाम जो है वो बहुत मैटर करता है। उसके तकरीबन इन 70 मार्क्स में से लाइक 70 मार्क्स में आप डिवाइड कर लो ना, 35 थ्योरी और 35 आप कर लो प्रैक्टिकल के। ठीक है, तो 35 थ्योरी के हैं, तो आपका जो थ्योरी का ब्लॉक एग्ज़ाम है तकरीबन 22 से 26 मार्क्स आपके सिर्फ उस ब्लॉक एग्ज़ाम के मार्क्स पर डिपेंड करेंगे, और प्रैक्टिकल में 22-26 मार्क्स आपके डिपेंड करेंगे प्रैक्टिकल ब्लॉक एग्ज़ाम के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉक एग्ज़ाम आपका अच्छा। और फिर प्रैक्टिकल कॉपीज़ जो कॉलेज वाले कहेंगे वो आपने बनानी है, और गुड बिहेवियर उसके भी आपको एज मिलता है इंटरनल असेसमेंट में। तो ये ओवरऑल है। फिर एंड पे जो 80% होगा वो यूएचएस प्रोफेशनल एग्ज़ाम का होगा, तो उसमें थ्योरी बाकी 140 मार्क्स इसके, प्रैक्टिकल 140 मार्क्स इसके। अच्छा, पास परसेंटेज है 55%, मतलब हर ब्लॉक में आपको 350 में से कितने लेने हैं, टोटल आपको 192-193 मार्क्स तक लेने हैं, और आपको पास थ्योरी और प्रैक्टिकल सेपरेट करने होते हैं। मतलब 175 थ्योरी के हैं, 175 प्रैक्टिकल के हैं, तो आपको हर एक में से 55% प्लस लेके पास करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब ये हमने देख लिया कैसे हर मॉड्यूल के अंदर, हर मॉड्यूल यूनिट है, उसके अंदर एक सर्व एनाटॉमी होगी, उसकी फिजियो होगी, उसकी बायोकेमी होगी, इसके अलावा उसके पैथोफार्म वगैरह के पार्ट होंगे टॉपिक्स, और CFR सिंपल्स होगा। CFR सिंपल्स मेनली प्रैक्टिकल एग्जाम में आएगा। पैथोलॉजी ये मेनली इसके MCQ एक तो थ्योरी में आते हैं, इसके अलावा इनका SCQ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन ब्लॉक कौन सा है, और इसके अलावा इनका हॉस्पिटल भी आ सकता है। एनाटॉमी फिजियो बायोकेमी में से तो सब कुछ आना है और आपको पढ़ना भी नहीं हुआ है।